मैं जो बोल रही थी कि जब कोई डांसर कोरियोग्राफी करता है, जैसे उनको नींद नहीं आती जब तक वो पूरी नहीं होती, वैसे ही जब कोई डांसर लिखता है, डांस क्रिटिक या डांस स्कॉलर जो लिखता है, उनको भी नींद नहीं आती, क्योंकि उनको वही सोचना पड़ता है कि अच्छा मैं कौन सा बुक पढूं, कौन सा ऑथर को मैं रेफरेंस के तौर पे लिखूं, कि जो और ऐसा काम कभी हुआ है कि नहीं पिछले साल में या 10 साल के पीछे, या अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, ये सब चीज सोचना पड़ता है। तो जब आप कोई रिसर्च करते हैं, डांस हो एज अ सब्जेक्ट, तभी भी आपको नींद नहीं होता। तो ये दोनों स्टडीज और डांस मेरा जीवन में हर एकदम टुगेदर, इट इज नेवर सेपरेटेड। कभी भी मैं दोनों चीज अलग अलग के रूप में मैंने नहीं देखा। बढ़िया। फेलोशिप के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने फेलोशिप किया है। मैं थोड़ा इसमें बोलती हूँ, ये फेलोशिप तो नहीं था, मतलब ये मुझे स्टाइपेंड मिलता था इसलिए इसको फेलोशिप है, बट मैंने रिसर्च किया है, फील्ड रिसर्च। और मुझे लगता है कि भारत में जैसे कि हम लोग का हिस्ट्री और लिटरेचर और जो पुराणिक तत्व है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बट भारत में इसका कुछ भी ये नहीं है। जैसे कि डांस एथनोग्राफी का क्या है, या तो डांस एंड जेंडर स्टडीज क्या है, ये जो नए नए जो विषय आ रहे हैं उनमें मुझे लगता है ज्यादा और चर्चा होना चाहिए। तो ये जो फेलोशिप है, ये मुझे वो मौका दिया है कि जो मुझे मन है, जो मुझे रिसर्च करने का मन है, उसके ऊपर भी मैं कर सकूं, ना कि कोई मुझे बोल दे कि तुम ये पूरा ऐसे रट्टा मार के आ जाओ, लिख दो। मैं रट्टा मार लिया, मैंने लिख दिया, फिर मुझे पता भी नहीं मैं उसको कैसे अप्लाई करूं फ्यूचर में मेरा लाइफ में। तो उसका मुझे लगता है जानना जरूरी है, मेमोराइज करना जरूरी है फाउंडेशन में, बट जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए। बिना क्रिटिकल थिंकिंग करके जो पूर्वजों ने लिख के गया है वही अगर हम लोग सिर्फ रट्टा मारते जाएंगे बिना क्रिटिकल थिंकिंग का, तो मुझे लगता है वो म्यूजियम से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ स्टूडेंट्स लोगों की, अगर कोई बुक पुस्तक खोलेंगे, स्कॉलर ने कुछ बोले हैं और वो स्कॉलर ने 50 साल पहले बोले हैं, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था, तो अभी अगर आप उनके ऊपर में आर्ग्यूमेंट करके उनका बात मानेंगे तो मैं बोलूंगी आप क्रिटिकल सोच नहीं रहे हैं, आप क्यूरियस नहीं है। तो आपको अभी 2024 के जगह से खड़ा होके वो पुस्तक पढ़ के आर्ग्यू करना है कि कौन सा जगह ठीक है और कौन सा जगह अभी वो प्रयोग नहीं हो सकता। तो तब आप जितना क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे उतना आपका थियोरिटिकल नॉलेज, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क रिसर्च के लिए, डांस के लिए खुलता जाए। विकसित भारत 2047 में किस स्वरूप में होगा, जब देश की आज़ादी को 100 साल पूरे हो रहे होंगे? ओडिसी के संदर्भ में हम बात करें तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? आप तो रिसर्च भी कर रही हैं, आप समसामयिक विषयों को लेकर बातचीत कर रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, प्लीज। थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ मैं अभी इस जेनरेशन की हूँ, डांसर हूँ, और मुझे लगता है मेरी जो सोच है वो वो प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पे मैं अभी बताना चाहती हूँ। मैं बहुत आशावादी हूँ कि बहुत कुछ चेंज होगा। जैसे कि हमेशा से ये देखा जाता है जो स्कॉलर होते हैं वो परफॉर्मर नहीं होते, जो परफॉर्मर होते हैं वो स्कॉलर नहीं होते। वो लोग ऐसे मान लिया करते थे, बट मैं ये नहीं मानती, क्योंकि मैं परफॉर्मर हूँ, मैं परफॉर्म करती हूँ और मुझे बुक्स में, आर्टिकल्स में, डांस पेपर में, सेमिनार्स में भी बहुत दिलचस्पी है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो लोग ओडिसी डांसर है, जो अभी ओडिसी कर रहे हैं, वो मुझे लगता है 100 साल में जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं एजुकेशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे हमेशा हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं स्कूल में, और वीक में एक डांस क्लास स्कूल में होने से कोई भी डांसर नहीं बन सकता और किसी को भी वो वैल्यू नहीं आ सकती। तो मैं आशा करती हूँ ये जो 2047 तक हर स्कूल में गायन हो या
इंस्ट्रूमेंटल हो या पेंटिंग हो, उसको ऐसे इलेक्टिव कंपलसरी रखना चाहिए जिनमें मार्क्स हो, ताकि उस मार्क्स के आधारित पर कॉलेज एप्लीकेशन हो या यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हो, उसके भी ऊपर वैल्यू हो। जैसे हम लोग हिस्ट्री कंपलसरी होता है, बंगाली हो, हिंदी हो, उड़िया हो, जैसे सब लैंग्वेजेस कंपलसरी होता है 10th तक, वैसे ही आर्ट्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह रखना चाहिए, तभी इसका विकास होगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल में अगर वो आपको अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो तब क्या हो जाता है कि तब वो डिस्टिंक्शन बन जाता है क्लास और स्टेटस की। जिन लोगों के पास पैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो स्कूल करके बाद भी वो बड़े बड़े गुरुज के पास जाके पैसा खर्चा करके डांस सीखते हैं। जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो स्कूल में जो सिखाते हैं सप्ताह में एक दिन, उसमें जो होता है करते हैं, फिर छूट जाता है मन रहते हुए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वो जो क्लास डिफरेंशिएशन होता है, जो स्टेटस का डिफरेंस, वो कैसे जाएगा जब स्कूल में एक बेसिक अवेयरनेस होता है। वो बेसिक अवेयरनेस कैसे आएगा? शिक्षा से आएगी। और सिर्फ डांस मतलब डांस परफॉर्मेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ शास्त्र जो जुड़े हुए हैं, लिटरेचर, आर्किटेक्चरल एविडेंस, जो शिल्प शास्त्र है, सिर्फ शिल्प शास्त्र नहीं, जो पुराने गुरुज के जो फाउंडेशंस है, कोरियोग्राफीज है, ये सब सीखना। या तो फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री में कुछ बुद्धिज्म के बारे में आप बोल रहे हैं, कैसे नया नया चीज को आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि ठीक है आप अभी बुद्धिज्म के बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो आप अपना हिसाब से या तो थिएटर करके आप चैप्टर को समझाइए, प्रेजेंट कीजिए, या तो चार्ट पेपर के रूप में प्रेजेंट कीजिए, या तो डांस ड्रामा के रूप में प्रेजेंट कीजिए। तो ऐसे ऐसे यूनिक चीज होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आई होप कि 2047 में ये सब बदलाव आएगी एजुकेशन में, और आर्ट्स का एक अलग ही फाउंडेशन रहेंगे। और पेरेंट्स लोग बोलेंगे कि अगर आप आर्ट्स करना चाहते हैं तो प्लीज जाइए और इंजीनियर, डॉक्टर सिर्फ मत बनिए, क्योंकि बिना आर्ट्स का इट्स अ फूड फॉर आवर सोल। सो बिना वो सोल अगर ठीक नहीं होगा तो आप जितना भी काम कर लेंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ओडिसी में इनोवेशन और रिसर्च के अभी भी क्या स्कोप आपको दिखते हैं? जो नए न्यू कलीग्स हैं जो आ रहे हैं, न्यू कमर, उनको कुछ बताना चाहेंगे इस पर? जी, मैं एक्चुअली बहुत ही दुख के साथ बोलना चाहती हूँ कि ओडिसी में जो स्कॉलरली पेपर्स है बहुत ही कम है। अगर मैं कुछ स्कॉलरली पेपर लिख भी रही हूँ तो मैं विदेशी का नाम लेके रेफरेंस देती हूँ, मैं भरतनाट्यम गुरुज का लिखा हुआ चीज लेके रेफरेंस देती हूँ। मैं ओडिसी में मैं गिन सकती हूँ कितना जन का रेफरेंस बुक्स है जिनको मैं रेफर करके लिख सकती हूँ। तो वो बहुत ही मुझे दुख लगता है। तो इसलिए आपका सवाल जो है इनोवेशन बहुत है, क्योंकि भरतनाट्यम अगर देखा जाए, ओडिसी बहुत ही न्यूली क्लासिकल हुआ है, फिर भी हम लोग बहुत आगे गए हैं, बट ये अभी भी डेवलपिंग है, अभी भी ग्रोइंग है। तो ओडिसी को ऑफकोर्स हम लोग जगन्नाथ जी के साथ जोड़ते हैं, महारी प्रथा के साथ जोड़ते हैं, उनका वो एक फील्ड है। बट ओडिसी एज अ डांस फॉर्म अगर आप देखा जाए, बैले या भरतनाट्यम या कथक, वो एज अ डांस फॉर्म क्या कर सकता है? ओडिसी का जो ये एस शेप है या चौका है या त्रिभंगी है, ये वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, नीचे का पोजीशन, वो कितना पैटर्न्स क्रिएट करता है। और हम लोग बार बार एक ही चीज करता है, एक एक चीज करना, या क्लास में जो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन, मतलब बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। और सिर्फ डांस टीचिंग में नहीं, ट्रेनिंग में नहीं, पेडागोजी में नहीं, और डांस कॉस्ट्यूम्स में, जैसे कि अभी इतना एक्सपेंसिव हो गया है साड़ी, कि आप ओडिसी डांसर्स जो रेमुनरेशन मिलता है वो अपना ट्रेनिंग में लगाएंगे, म्यूजिक करने में लगाएंगे, या साड़ी खरीदने में लगाएंगे, सिल्क साड़ीज खरीदने में। तो अभी आपको इनोवेशन करना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या करने से जो युवा लोग हैं वो यूट्यूब का बॉलीवुड या हॉलीवुड म्यूजिक लेके ना ओडिसी करे, उनको शुद्धता जो है, जो फॉर्मेट है, वो मतलब वो कैरी ऑन करे। बट कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है जो मेन इनोवेशन होना चाहिए वो कल्चरल पॉलिसी में आना चाहिए और एजुकेशन पॉलिसी में आना चाहिए।
जब वो पॉलिसी होगा तब जॉब्स बढ़ेंगे, जब जॉब्स बढ़ेंगे तो लोगों के पास फंड्स आएंगे, और जब भी फंड्स आते हैं तो वो एक सिक्योरिटी होता है। आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कपड़ा, खाना और एक सिक्योरिटी प्लेस चाहिए। मैडम जी, जो कैरियर की जो अपॉर्चुनिटी है इसमें इन फ्यूचर, हाँ जी, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कैरियर के जो स्कोप है, हाँ, वो किस फॉर्म में ज्यादा है? कैरियर के परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस का जर्नी होता है मैक्सिमम 20 to 25 इयर्स। अच्छा खासा अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो पूरा फुल एनर्जी तक। आप जब 35 होते हैं एज, तब आपको सीरियस डांसर के रूप में देखा जाता है, जो कि वेस्टर्न में अलग है। आप जब 22-25 के हो जाते हैं, आप बंद हो जाते हैं डांसर, बैले नहीं कर सकते। बट ओडिसी में या क्लासिकल डांस में डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो और टेक्निकल स्टेमिना दोनों मिलता है वो पूर्ण एक एज में। अब जब बच्चे होते हैं तो आप लाइफ एक्सपीरियंस कम होते हैं, तो क्योंकि हम लोग का अभिनय बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, तो व्हेन यू आर 35 तब से आपका जर्नी शुरू होता है मैक्सिमम 60 तक। तो परफॉर्मेंस हो गया, आपका छोटा स्पैन हो गया करियर का, तो बचा क्या? एडुकेशन या तो आप स्टूडेंट्स तैयार करना, ये 3 है। बट इसको छोड़ के भी है, जैसे कि रिसर्च। इतना सारा ओडिसी में कोरियोग्राफी हुआ है, इतना सारा गुरुज लोग हैं, इतना सारे जैसे कि पेंटिंग हो, पटचित्र पेंटिंग का इन्फ्लुएंस क्या है हो, या साड़ी, डिफरेंट साड़ीज का जो फैब्रिक है, इतना सारा कंटेंट है, उनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करते। मैंने रिसर्च हुआ ही नहीं है तो कैरियर की स्कोप ही स्कोप है। हाँ, इतना सारा रिसर्च है, उसके लिए रिसर्च के लिए क्या चाहिए? रिसर्च के लिए फंड्स चाहिए। जी बिल्कुल, बिना फंड्स का तो नहीं होगा रिसर्च। आपने समय भी बहुत दिया है, थैंक यू। आखिरी बात, ओडिसी के स्टूडेंट्स और जो ओडिसी को पसंद करने वाले लोग हैं और जो आपके चाहने वाले दर्शक हैं जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए कुछ बात कहते हुए इस बातचीत को समाप्त करेंगे प्लीज। मैं बोलना चाहती हूँ कि ओडिसी एक ऐसी डांस फॉर्म है जो कि बहुत मीठा है। वो आप दूसरा क्लासिकल डांस फॉर्म का, हर एक क्लासिकल डांस फॉर्म का अपना यूनिकनेस है, पर ये जो ओडिसी है, ये जो उड़ीसा है, मैं कलकत्ता से हूँ, बट मैं इतना आई एम सो मच इन लव विथ ओडिशा एंड द ओडिया कल्चर कि मैं उधर ही बस गई ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे गुरु विचित्रानंद स्वाइन सर हैं, वो रुद्राक्ष फाउंडेशन में मैं सीखती हूँ। 10 साल हो गया कि मैं उधर ही सीख रही हूँ। तो ये जो मीठापन है, अभी जो सोशल मीडिया का जो ये तामझाम चल रहा है, मैं वही बोलना चाहती हूँ ओडिसी जो करते हैं और जो ओडिसी पसंद करते हैं, ये तामझाम में आपको जो ओडिया का जो मीठापन है, जो बॉडी मूवमेंट है, जो राउंडिश बॉडी मूवमेंट है, उसको ऐसे एक्रोबैटिक की तरह करके या तामझाम करके उसको वैनिश मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आप, मुझे वो भी डर है 50 साल बाद शायद सब डांस एक तरह दिखेगा कि ये जंप, ये पॉइंट, वो पॉइंट, ऐसे। बट वो तो अपना एक रीजन का अपना विशेषत्व है, जैसे ओडिशा का विशेषत्व मीठापन है, तो वो मीठापन को बरकरार रखना है और उसको एप्रिशिएट करने के लिए भी हम लोग का वो माइंडफुल होना पड़ेगा। और कैसे माइंडफुल होगा? जितना ओडिसी देखेंगे और ओडिया कल्चर के साथ जितना उन लोग का एक्सपोजर होगा, उतना ही वो अप्रिशिएट करेगा। तो मैं वही सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो तामझाम के लिए, वो व्यूज के लिए ना दौड़ के आप कंटेंट कीजिए कि ओडिसी का जो टॉर्सो मूवमेंट है, जो लालित्य है, ऑफकोर्स इसमें तांडव भी बहुत है, पर तांडव में भी डिफरेंस है, भरतनाट्यम से डिफरेंस है, कंटेम्पोररी से डिफरेंस है। सो वो मीठा को बरकरार रखिए बस। आपसे बातचीत करके सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है। मैडम जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आप